बिजनेस के लिए सबसे अच्छी जगह समुद्र के पास में होती है। बिजनेस के लिए सबसे अच्छी जगह कहां पर होती है? वे राज्य जो समुद्र के पास में होते हैं उनका बिजनेस ज्यादा होता है। वे राज्य जो समुद्र से दूर होते हैं, जिनके पास समुद्र नहीं होता, उनका व्यापार हमेशा क्या होता है? कम। इसलिए अपने राजस्थान में व्यापार नहीं है, क्योंकि अपने पास में क्या नहीं है? समुद्र। भारत में आप देखना कि बिजनेस कहां कहां होता है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, कोस्टल एरिया। ये वाले ज्यादा खराब करते हैं अपने। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं कि भाई हम राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो कई बार कोई स्टूडेंट भी आकर देगी, सर लो राजस्थान की हिस्ट्री की कोई एक बुक बता दो सर, कि जिसके अंदर राजस्थान की हिस्ट्री हो। मेरा राजस्थान की हिस्ट्री की एक बुक तो हो ही नहीं सकती। सर पुरानी कोई बुक बताओ, पुराने टाइम में राजस्थान की हिस्ट्री पे पूरी एक बुक लिखी गई हो। तो यार नहीं यार, पुराने टाइम में तो राजस्थान की हिस्ट्री पे एक बुक लिखी नहीं गई। क्यों नहीं लिखी गई? क्योंकि पुराने टाइम में राजस्थान था ही नहीं। पुराने टाइम में तो अलग अलग स्टेट थे। एक राजा था, उसका राज्य था मेवाड़। एक राजा था, उसका स्टेट था मारवाड़। किसी का स्टेट था जयपुर, किसी का था बीकानेर, भरतपुर, टोंक, धौलपुर, जैसलमेर, अलग अलग स्टेट हुआ करता। अब यदि मेवाड़ के राजा को हिस्ट्री लिखवानी है तो राजस्थान की लिखवाएगा मेवाड़ की? भाई अपने आज राजस्थान सरकार कहे कि हम राजस्थान की हिस्ट्री लिखवाएंगे, तो पंजाब की थोड़ी लिखवाते हैं, राजस्थान की जो लिखवाते हैं। तो मेवाड़ ने मेवाड़ की लिखवाई, मारवाड़ ने मारवाड़ की लिखवाई, जैसलमेर ने जैसलमेर की लिखवाई और भरतपुर ने भरतपुर की लिखवाई। इसलिए एक कोई किताब नहीं जिसमें पूरी राजस्थान की हिस्ट्री हो, पुराने टाइम में लिखी गई। हाँ, ये बात अलग है कि मेवाड़ वाली हिस्ट्री में मारवाड़ की बात मिल जाएगी, मारवाड़ वाली हिस्ट्री में जैसलमेर की बात मिल जाएगी। वो स्वाभाविक बात है कि राजस्थान की हिस्ट्री आज लिखने बैठो तो पंजाब की 4 बात आई जाएगी। और नहीं तो आप लिखोगे राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर आती है जो पंजाब से निकलती है, पंजाब की बात आ गई। आप लिखोगे राजस्थान के एक मुख्यमंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ समझौता किया, तो पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम आ गया। बस वैसे नाम है। मेवाड़ के राजा ने मारवाड़ के राजा से युद्ध किया, तो कौन से राजा से किया? मारवाड़ का राजा मेवाड़ में शादी करने के लिए आया, तो कौन सा राजा शादी करने के लिए? वो भले मिल जाए, बाकी पूरे राजस्थान की हिस्ट्री एक साथ नहीं मिलती। ये पूरे राजस्थान की हिस्ट्री जिस बंदे ने एक साथ लिखी, उस आदमी का नाम था जेम्स टोड। उस आदमी का नाम क्या था? जेम्स टोड नाम का एक बंदा था। वो पहला आदमी था जिसने पूरे राजस्थान की हिस्ट्री एक साथ लिखी। इसलिए हम कहते हैं कि वो राजस्थान के इतिहास का फादर है, वो राजस्थान के इतिहास का जनक, राजस्थान के इतिहास का पिता है। तो राजस्थान के इतिहास का पिता किस आदमी कहा जाता है? तो आपने लगता है इस बंदे के क्या पढ़ी थी? जब अपने वाले ही नहीं लिख के गए अपनी हिस्ट्री, तो इस आदमी के से क्या पढ़ी थी कि ये अपनी पूरी हिस्ट्री लिखे? वह क्या कि अंग्रेज जब, चलो मुझे एक सामान्य बात बताओ, अंग्रेज जब अपने देश में आए थे तब अपने देश में सबसे बड़ी पावर कौन सी हुआ करती? अंग्रेजों का जब राज यहां पे जम गया था, राज जमने के बाद में सबसे बड़ी पावर कौन सी थी? सुनो लो, कोई बात नहीं, जीता आता आपको। जब अंग्रेज आए थे तब भारत की बड़ी पावर थी मुगल। कौन थे? क्योंकि अंग्रेज आए थे तब भारत का मुगल बादशाह था अकबर। मुगल बादशाह कौन था? अकबर तो बड़ा राजा था। अकबर, बाद में जहांगीर, बाद में शाहजहां, बाद में औरंगजेब। तब तक तो अंग्रेजों ने बिजनेस ही किया, अंग्रेज यहां बिजनेस करते रहे। औरंगजेब के मरने के बाद मुगल बादशाह इतने बेलखने हुए, इतने बेलखने हुए जिसकी हद नहीं। इसलिए अंग्रेजों की अपेक्षाएं बढ़ी, उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो बढ़ी, और उनको लगा कि केवल बिजनेस ही क्यों करे, अपने को भारत पे राज करना चाहिए। क्या करना चाहिए भारत पे? तो उन्होंने यहां पे लड़ाइयां करनी शुरू की राज के लिए। मुगलों के दिन ढल रहे थे तो भारत में जो पावर ऊपर आ रही थी वो भारत की पावर थी मराठे। कौन थे? मुगलों के दिन ढले तो भारत में कौन सी पावर ऊपर आई? कौन सी पावर ने राइज किया? मराठे। ये पावर बैलेंस है सीधा सीधा। एक कोई पावर पीक पे जाएगी फिर वो डिक्लाइन करेगी, तो उसकी जगह कोई ना कोई दूसरी पावर ऊपर आएगी। पहले मुगल पावर पे थे, वो डिक्लाइन किए तो उनकी जगह पावर पे कौन चले गए? मराठे चले गए। अब उधर से अंग्रेज भारत में राज करना चाहते हैं, इधर से मुगलों की जगह कौन लेना चाहते हैं? मराठे। एक ही म्यान में दो तलवारें। इसलिए यहां पर जो लड़ाइयां हुई वो किस किस के बीच में? ये क्या रहे, ध्यान नहीं रखते किसी चीज का। किस किस के बीच में लड़ाई हुई? अंग्रेजों के और मराठों। माइक सही रखा करो। अंग्रेजों के और मराठों की 3 लड़ाइयां हुई। कितनी लड़ाइयां हुई? 3। इनके बीच में पहली लड़ाई होती है 75 से लेके 82। कब से कब के बीच में होती है? 75 से 82।
ड्रॉ, ना तो अंग्रेज जीते ना मराठे इसमें हारे। अगली लड़ाई कब होती है? 1803 से लेकर 1806। अंग्रेज जीत गए। कौन जीत गए? इस बार जब अंग्रेजों के और इनके बीच में लड़ाई हुई तो अंग्रेजों की लड़ाई होती है यूपी के आसपास। कहां पे होती है? यूपी के टच करते हुए अपने दो स्टेट पड़ा करते थे। एक स्टेट था अलवर, एक स्टेट था भरतपुर। कौन कौन से दो स्टेट थे? अलवर और भरत। अब यदि अलवर भरतपुर के आसपास में अंग्रेज और मराठे लड़ेंगे तो अंग्रेजों ने अपने अलवर भरतपुर से बातचीत की और अलवर भरतपुर वालों, हमारी मराठों के साथ लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई में तुम किसके साथ हो? तुम मराठों के साथ जाओगे हमारे साथ, और अपने अलवर भरतपुर दोनों ने कहा तुम्हारे साथ। इसलिए अपने अलवर भरतपुर वाले दोनों अंग्रेजों के साथ में संधि कर लेते हैं 1803। कब संधि कर लेते हैं? पहले भरतपुर वाले संधि कर लेते हैं, बाद में संधि कौन कर लेते हैं? अलवर। तो अंग्रेजों के साथ पहला संधि करने वाला अपना राज्य कौन सा था? भरतपुर। बाद में संधि करने वाला राज्य कौन सा था? अलवर। कब संधि कर ली इन्होंने? किससे? किसके खिलाफ? इसका मतलब अपने वाले मराठों से तंग है। किससे तंग है भाई? वरना अंग्रेजों का साथ क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो किससे तंग है? मराठे मचाते भाई लूटपाट। मराठे यहां लूटपाट मचा रहे थे, इस चक्कर में अपने वाले कहां चले गए? अंग्रेजों। एक बार इनके बीच में शांति हो गई, बस दो रियासतों ने संधि की। किस किसने? भरतपुर और अलवर। इस बार वापस थोड़े दिन बाद मराठे वापस जाग गए। तीसरा युद्ध कब होता है इनके बीच में? 1817। और इस बार अंग्रेजों ने कहा इस मराठों को ढंग से बताना है यार, ये ढंग से हर बार आए, पिछली बार आ रहे थे वापस खड़े हो गए, इस बार आके वापस इनके साथ लड़ाई करते हैं। तो इस बार का ढंग की बड़ी लड़ाई करनी है। बड़ी लड़ाई करनी है तो राजस्थान के राजाओं से बातचीत और की जाए। इनको पूछते हैं ये किसके साथ में जाएंगे, और उन्होंने राजस्थान के राजाओं से बातचीत करने के लिए अपना एक बंदा भेजा कि तू जा और तू जाके राजस्थान के राजाओं को पूछ कि वो कहां जाएंगे। अलवर भरतपुर वालों के साथ तो की भी है, बाकियों से तो पूछ। तो एक बंदा आया, अपने मेवाड़ गया, मारवाड़ गया, बीकानेर गया, जैसलमेर गया, जयपुर आया, कोटा, बूंदी, सब जगह गया। बताओ भाई तुम किसके साथ हो, तुम किसके साथ हो? और अपने वाले सारों ने, सबने एक साथ कहा अंग्रेजों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे। तो अपने सारी की सारी रियासतें अंग्रेजों के साथ संधियां कब करती है? 1803 में किस किसने की? भरतपुर और अलवर। बाकी सारे संधियां कब कर गए? वो बंदा जो अपने से यहां बातचीत करने के लिए आया था वो ये है। वो कौन था? जमस्टोड ने राजी किया अपने सारे राजाओं को यहां पर। तो जमस्टोड ने राजी करके जब संधियां कर ली तो अंग्रेजों ने जमस्टोड को राजस्थान ही भेज दिया कि अब तू राजस्थान ही रहे, और इन राजाओं की कोई दिक्कत हो तो अंग्रेजों को बता दे, और अंग्रेजों का कोई समाचार हो तो राजाओं को दे दे। अंग्रेजों का सबसे बड़ा जो अधिकारी हुआ करता उसको बोलते गवर्नर जनरल। क्या बोलते? और उसकी राजधानी होती कलकत्ता। गवर्नर जनरल कहां रहा करता था? अंग्रेज भारत में बिजनेस करने के लिए आए थे, और बिजनेस के लिए सबसे अच्छी जगह समुद्र के पास में होती है। बिजनेस के लिए सबसे अच्छी जगह कहां पर होती है? वे राज्य जो समुद्र के पास में होते हैं उनका बिजनेस ज्यादा होता है। वे राज्य जो समुद्र से दूर होते हैं, जिनके पास समुद्र नहीं होता, उनका व्यापार हमेशा क्या होता है? कम। इसलिए अपने राजस्थान में व्यापार नहीं है, क्योंकि अपने पास में क्या नहीं है? समुद्र। भारत में आप देखना कि बिजनेस कहां कहां होता है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल। कोस्टल एरिया है ना, ये जो तटीय प्रदेश है, कोस्टल एरिया, नीचे वाला जो ये बन रहा है पूरा का पूरा अपने एकदम जो वी शेप के अंदर बन रहा है, वो वाला अपना बिजनेस है। इसलिए अंग्रेजों ने भी भारत में इन्हीं जगह पे कब्जे किए। अंग्रेजों ने वहां वहां कब्जे किए थे जहां जहां पैसे मिल सकते थे। वो पूरे व्यापारी थे, अपना सपना मनी मनी। तो या तो उन्होंने वहां कब्जा किया जहां बिजनेस था। इसके अलावा पैसा और कहां से आ सकता है? खेती। तो पंजाब पे कब्जा किया, पंजाब में खेती। यूपी पे कब्जा किया, यूपी में खेती है। यहां खेती क्यों है? क्योंकि यहां नदियां हैं। यहां पे क्या है? अपने वो भी नहीं ज्यादा, इसलिए अंग्रेजों ने राजस्थान पे कब्जा किया ही नहीं। अंग्रेजों ने अपने यहां पे कब्जा, अपने अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे। अंग्रेजों का गुलाम भारत था, और हम भारत में आते नहीं थे। हम भारत में आए आजादी के बाद। हम भारत में कब आए हैं? आजादी तक अपना भारत से कोई लेना देना नहीं था। आजादी तक भारत दो प्रकार का हुआ करता। एक वह भारत जहां पर अंग्रेजों का कब्जा था, इसको बोलते ब्रिटिश इंडिया। क्या बोला करते?
एक वह भारत जहां राजाओं का कब्जा था, इसको बोलते प्रिंसली स्टेट। क्या बोला करते? प्रिंसली स्टेट। तो ब्रिटिश इंडिया मतलब जहां अंग्रेजों का कब्जा है, प्रिंसली स्टेट जहां पे किसका कब्जा है? राजाओं। और अपने प्रिंसली स्टेट थे, अपना अंग्रेजों से कोई भी लेना देना, इसलिए आपके राष्ट्रगान में बाकी सबका नाम है, आपका नहीं है। आपके राष्ट्रगान में आपको छोड़ के सबका नाम है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा। आप कहां हो? नहीं है आपका नाम, क्योंकि आप भारत में नहीं थे। ये राष्ट्रगान 1911 में लिखा गया। 1911 में आप भारत में आते ही नहीं थे। 1911 में भारत में नहीं आते तो क्यों लिखेंगे? 1911 में सिंध भारत में आता था, अब नहीं आता। अब सिंध पाकिस्तान में है। अब सिंध कहां पे है? तो मेरा कई बार जी करता है कि यार इस राष्ट्रगान को चेंज होना चाहिए। अब होना चाहिए पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा। सिंध हटा दो यार, जब सिंध अपने आता ही नहीं, हमारा नाम जोड़ो। फिर लगता है कि नहीं यार, राजस्थान त्याग की भूमि है, हमने त्याग किया हमेशा। तो हमने कहा कोई नहीं, नाम का त्याग। और राष्ट्रगान में हमारा नाम नहीं आता तो भी हमारे कोई खास फर्क है। फिर कई बार लगता है हमारा मत जोड़ो, पर सिंध तो हटाओ। सिंध तो है ही नहीं, फिर क्यों बोल रहे हो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा? डायरेक्ट बोलो पंजाब, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा। 52 सेकंड की जगह 50 में हो जाएगा, थोड़ा टाइम भी कम लगेगा। पर फिर लगता है कि नहीं यार, सिंध का नाम रखना है। आज नहीं है सिंध, लेंगे एक दिन। भाई लेना तो है भाई। 47 में गलती हो गई और 47 में हमने कह दिया कि भाई अलग है, गलती सुधारी जाती है। आज नहीं तो कल सुधारते हैं। ठीक है, 47 के बाद में 3 पीढ़ियां आ गई। दादाजी वाली पीढ़ी, पिताजी वाली पीढ़ी, रपने वाली पीढ़ी, तीनों बेलखनी है, इसलिए नहीं ले पाई सिंध को। क्या पता आगे आने वाली पीढ़ी मजबूत आएगी और वापस कहां पे कब्जा कर लेगी? सिंध पे कब्जा कर लेगी। तो राष्ट्रगान में ज्यादा चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हमने इसलिए वो नाम हटाया वहां से। अभी तक हमने कहा पड़ा रहने दो। पर हम राजस्थान में नहीं थे, तो अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कलकत्ता में बैठा करता था, क्योंकि अंग्रेजों ने उन जगह पे कब्जे किए जहां बिजनेस थे, और सबसे अच्छा बिजनेस बंगाल की खाड़ी का था। बंगाल की खाड़ी के पास में शहर कौन सा पड़े? कलकत्ता। तो उन्होंने अपनी राजधानी कौन सी बना ली? कलकत्ता। तो अब राजाओं के साथ अपने संधियां कर ली। यहां पे अंग्रेजों का राज है, इन अंग्रेजों ने यहां वाले राजाओं के साथ दोस्तियां की। अब इन दोस्तियों को मेंटेन भी तो रखना पड़ेगा। तो यहां बैठता है गवर्नर जनरल, यहां बैठता है राजा किंग। इन दोनों के बीच में एक एजेंट बिठाया गया। इन दोनों बीच में क्या बिठाया गया? और उसको बोलते हैं पॉलिटिकल एजेंट। क्या बोलते हैं उसको? दो लोगों के बीच में बात करने वाला बंदा होता है, उसको क्या बोलते हैं? एजेंट ही तो बोलते हैं, है ना। राजाओं की बात होती है, वो आर्थिक होती है, सामाजिक होती है, राजनीतिक। राजाओं की बात राजनीतिक होती है। कैसी होती है? न तो होती है आर्थिक और नहीं होती है, मैंने कहा आर्थिक तो एक सामाजिक करें, आर्थिक सामाजिक होती है। हालांकि मुझे ऐसे स्टूडेंट अच्छे लगते हैं कि सर ने भले गलत कहा पर है, सर ने कहा तो है, सर ने आर्थिक कहा तो आर्थिक मान लिया जाए। राजाओं के बीच की बातचीत हमेशा कैसी होती है? राजा की बात राजनीतिक बात होगी यार। इसलिए राजनीतिक बातों के लिए जो बंदा रखा जाए बीच में, वो कैसा हो जाएगा? राजनीतिक एजेंट। इसलिए वो क्या हो गया? पॉलिटिकल एजेंट। और अपने राजस्थान में जो पॉलिटिकल एजेंट बना के बंदा भेजा गया, वो जेम्स टोड है। वो बंदा कौन था? तो जेम्स टोड कौन था? पॉलिटिकल एजेंट। कौन था? किसकी तरफ से भेजा गया? अंग्रेजों की तरफ से। किसकी तरफ से? अंग्रेजों की कंपनी भारत में राज कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था? तो किसके, कौन सी कंपनी का पॉलिटिकल एजेंट हो गया? अब वो राजस्थान भेज दिया, उसका हेडक्वार्टर बना दिया उदयपुर। हेडक्वार्टर कहां बना दिया? अब काम तो यार कुछ था नहीं, बैठा ही तो रहना था। राजा की कोई बात हो तो कलकत्ता भेज दे, कलकत्ता कोई बात हो तो राजा को बता दे। क्या बात होती थी? कोई बात होती नहीं थी। राजा अपनी जगह बैठा, कलकत्ता वाले अपनी जगह बैठे। तो उस बंदे ने घूमना शुरू किया। एक घोड़ा लिया उसने। क्या लिया? और घोड़ा लेके घूमता, इसलिए नाम ही पड़ गया घोड़े वाले बाबा। क्या नाम पड़ गया? और घोड़ा ले किसी गांव में गया, उन गांव वालों को जाग पूछा कि ये मंदिर है, ये किसने बनवाया? और गांव वालों ने कहा साहब ये इसके बाहर पट्टी लगी हुई है, पट्टी को बता दें। कौन पढ़ देगा? साहब गांव में फलान जी है, वो पढ़ देंगे। और पट्टी को पढ़ के उन्होंने बता दिया साहब ये मंदिर हमारे 1000 साल पहले फलाड़े राजा ने बनाया था। तो 1000 साल पहले इतना अच्छा मंदिर बन गया? हाँ साहब बन गया था हमारे। उसने लिखा बेचारे कि 1000 साल पहले यहां पर एक राजा था और उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया। और पट्टी को पढ़ के किसी ने बताया, इसमें लिखा इतने रुपए लगे थे इस मंदिर को बनाने में। और सर इसमें तो ये लिखा हुआ कि पहले इसमें मूर्ति शिव जी की थी, पर शिव जी वाली मूर्ति तोड़ दी तो आजकल विष्णु की है।
उसने वापस लिखा कि पहले ये शिव मंदिर था और आजकल क्या बन चुका है। ऐसे उसको कहानियों में मजे आने लगे। उसने और पूछा कि यार ये मंदिर में एक साइड टूटी हुई है, ये कैसे टूटी? तो सर हमला हुआ था और हमले में मंदिर तोड़ गए। तो हमला हुआ तो तुम लोगों ने क्या किया? हम सर लड़े थे। कैसे लड़े? तुम कितने लोग थे, वो कितने लोग थे? सर हमारी तरफ से तो गांव से 20 आदमी गए थे लड़ने के लिए। सामने से कितनी बड़ी सेना आई थी कि सामने 250 आदमी थे। तो 250 से लड़ने के लिए 20 चले गए? हाँ सर 20 आदमी गए थे, 250 से लड़े थे। फिर क्या हुआ कि सर 20 हमारे वाले तो मरने ही थे, 250 खिलाफ सामने वालों के कि सर उनके 120 मरे थे। बाकी तो जब 120 मरे तो बाकी वाले 130 भाग गए। तो तुम्हारे वाले 20 को यह नहीं लगा कि हम मरेंगे? सर पता ही था हम मरेंगे, तो फिर क्यों गए लड़ने के लिए? सर मंदिर पे हमला हुआ था, मंदिर के हमले को 20 आदमी बैठे बैठे कैसे सहन करते? उसने और देखा कि किसी का पत्थर लगा और पत्थर पे किसी का नाम लिखा। उसने ये पत्थर किसका है? सर गायों के लिए एक लड़ाई हुई थी, उसमें ये आदमी मरा था। गायों के लिए लड़ाई हो गई थी कि सर गाय पवित्र पशु है, गाय को मां मानते, और गाय को लेके जा रहे थे। तब हमारे गांव के 5 आदमी लड़े थे और उन 5 आदमियों की मूर्तियां लगी हुई। सर गाय नहीं ले जाने दी थी उन्होंने। गाय ले जाने वाले कितने थे? 70 थे। पर 5 आदमी रास्ते रोके खड़े हो गए थे और उन्होंने बाकियों को भगा भुगू दिया था। 5 ये मरे, 10-15 उनके मारे थे, लेकिन बाकी वालों में डर इतना आया कि उनको लगा बाकी गांव आ गया तो पता नहीं क्या कर देगा, बाकी वाले भाग गए। टोड को इन कहानियों ने बड़ा रोमांचित किया। टोड को लगा दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो उस समय लड़ने के लिए गए जब सामने मौत थी। वो लड़ाइयां सब लोगों ने की जिसमें केवल लड़ाई हो। जब ये पता हो गया तो मरेंगे और अपने पास कोई इलाज नहीं, उस बात के लिए भी लड़ने के लिए जाना। टोड ने लिखा उसको, टोड ने केवल लिखा नहीं, उसको पूरी दुनिया को बताया। यदि पूरी दुनिया आज राजस्थान के इतिहास के बारे में जानती है, इस बात के लिए केवल एक आदमी को लाख लाख थैंक यू बोला जाना चाहिए, कर्नल जेम्स टोड। मुझे लगता है हमें उसके मंदिर बनाने चाहिए। घर में जो हमारे मंदिर है उसके पास में जेम्स टोड की मूर्ति रखी जानी चाहिए। वह हमारी कल्चर का उद्गाता था, हमारी कल्चर का अनाउंसर था। वो हमारी हिस्ट्री के, हमारी कल्चर के बारे में उस आदमी, यार दूसरे के इतिहास के बारे में लिखना कितना अलग बात है। मतलब आप अपने इतिहास के बारे में लिख पाते हो, इसलिए लिख पाते हो कि आपको फील है कि आपको लगता है ये बात ऐसे हुई थी, आप लिख पाते हो उसके बारे में। आपको मैं कहता हूं पुर्तगाल की हिस्ट्री लिखो, देखे पहली बात तो लिख ही नहीं पाएंगे, लिख पाएंगे तो इतनी तारीफें नहीं कर पाएंगे पुर्तगाल वालों की। आपने लगा ठीक ठीक है लिख दो, और क्या है। जेम्स टोड ने अपनी इतनी तारीफें की, इतनी भयंकर तारीफें की है कि कई जगह तो अपने को लगता है कि थोड़ी ज्यादा है। इतना नहीं करना चाहिए था तेरे को। तो टोड यार उस लेवल पे चला गया था।